महाराष्ट्र के हिंगोली में गृह मंत्री अमित शाह के बैग की चेकिंग हुई है। चुनाव आयोग की टीम ने अमित शाह के बैग को चेक किया है। हेलीकॉप्टर में रखे सामान की भी चेकिंग की गई है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, वीडियो इस चेकिंग के दौरान का। हिंगोली में गृह मंत्री अमित शाह के बैग की चेकिंग की गई है। हेलीकॉप्टर में जो सामान रखा हुआ था उसे भी चेक किया है चुनाव आयोग के अधिकारियों ने। इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए TV9 भारतवर्ष संवाददाता कुमार कुंदन। कुमार, बैग चेक करने को लेकर राजनीति भी हो रही है जमकर महाराष्ट्र में। उद्धव ठाकरे के बैग को जिस तरह से चेक किया गया था और हेलीकॉप्टर को, अब गृह मंत्री अमित शाह के बैग को चेक किया गया है। निश्चित रूप से ये जो खबर है हिंगोली से, इसमें चुनाव आयोग की टीम ने जो SOPs है इलेक्शन कमीशन का, उसके तहत अमित शाह का हेलीकॉप्टर चेक किया है, उनके लगेज भी चेक किया है। सबसे इंटरेस्टिंग ये है, और जो उनके पास बैग था उस बैग को भी चेक किया गया है। हालांकि अगर हम इसको देखें इस चुनाव से इतर, तो लोकसभा चुनाव के दौरान भी अप्रैल 21, 2024 को कटिहार में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का हेलीकॉप्टर चेक किया गया था, और उसी दौरान 24 अप्रैल 2024 को भागलपुर में JP नड्डा जो BJP की प्रेसिडेंट है, उनका भी हेलीकॉप्टर चेक किया गया था। तो इलेक्शन कमीशन जिस बात को बार बार कहता आ रहा है, ये उनका स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोटोकॉल है, जिसके तहत वो इलेक्शन में VVIPs के भी बैग और हेलीकॉप्टर और तमाम तरह के चीजें चेक करते हैं। उसके साथ उन्होंने उद्धव ठाकरे का भी किया था। हालांकि आज की अगर घटना देखें तो आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बैग हिंगोली में चेक किया गया है। जी कुमार, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो उद्धव ठाकरे का हेलीकॉप्टर चेक किया गया था, बैग चेक किया गया था, उस पर उन्होंने वीडियो बनाकर कई हमले किए थे। और अब जानकारी, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त, गृह मंत्री अमित शाह का महाराष्ट्र के हिंगोली में बैग चेक किया गया है, हेलीकॉप्टर चेक किया गया है प्रचार के दौरान। इस बीच एक और खबर आ रही है झारखंड से। झारखंड के गोड्डा में राहुल गांधी का हेलीकॉप्टर करीब 1 घंटे से रुका हुआ है। कांग्रेस का आरोप है कि जानबूझकर टेक ऑफ का क्लियरेंस नहीं मिला है। कांग्रेस ने कहा है कि ATC ने क्लियरेंस नहीं दिया है। राहुल गांधी का 1 घंटे से हेलीकॉप्टर रुका हुआ है गोड्डा में। कांग्रेस पार्टी की तरफ से आरोप ये लगाया जा रहा है कि जानबूझकर क्लियरेंस नहीं दिया गया है। ATC से क्लियरेंस नहीं मिलने की वजह से ये हेलीकॉप्टर इस वक्त रुका है। इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं TV9 भारतवर्ष संवाददाता कुमार विक्रांत। कुमार, क्या जानकारी मिल रही है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी तो ये आरोप लगा रही है कि जानबूझकर क्लियरेंस नहीं मिला। जी बिल्कुल, जो राहुल गांधी की टीम है और जो कांग्रेस के लोग हैं, उनका यही कहना है कि जानबूझकर उनको उलझाया जा रहा है। चुनावी माहौल में विपक्ष के खिलाफ एक साजिश है जिसके तहत ये सब किया जा रहा है, और इसीलिए राहुल गांधी के साथ ये सब हुआ है। और राहुल गांधी फिलहाल अभी उन्होंने कोई इस बारे में बयान नहीं दिया है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के सूत्र इसी बात को लेकर बार बार बयानबाजी कर रहे हैं। जी, और अभी क्या स्थिति है? अभी राहुल गांधी वहीं मौजूद हैं? अभी तो अब हेलीकॉप्टर नहीं उड़ा है, हम तस्वीरें क्योंकि दिखा रहे हैं दर्शकों को, राहुल गांधी हेलीकॉप्टर में बैठे हुए हैं। जी बिल्कुल, अभी राहुल गांधी यहीं मौजूद हैं, और जो वहाँ के कांग्रेस के नेता हैं वो लगातार अधिकारियों से चर्चा कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। और अभी फिलहाल इंतजार किया जा रहा है कि अगला कदम क्या अधिकारियों की तरफ से कहा जाता है। लेकिन एक बात जरूर है, कांग्रेस इस मुद्दे को एक सियासी मुद्दा बनाने की पूरी तैयारी में है, और बार बार वो यही कह रही है कि साजिश के तहत राहुल गांधी को इस तरीके से क्लियरेंस नहीं दिया जा रहा है और राहुल गांधी को चुनावी प्रक्रिया में भाग लेने से रोका जा रहा है। जी हाँ, तो बहुत शुक्रिया कुमार विक्रांत तमाम जानकारी के लिए। कांग्रेस पार्टी का ये आरोप कि जानबूझकर क्लियरेंस नहीं दिया गया है। ATC द्वारा हेलीकॉप्टर रुका हुआ है राहुल गांधी का गोड्डा में, यहाँ से उन्हें उड़ान भरनी थी, लेकिन पिछले 1 घंटे से वो इंतजार कर रहे हैं क्योंकि ATC की तरफ से क्लियरेंस नहीं मिला है। और इस बीच उत्तर प्रदेश में PCS परीक्षा की नई तारीख घोषित हो गई है। 22 दिसंबर को PCS की परीक्षा होगी। एक ही दिन में 2 शिफ्ट में ये परीक्षा होगी। पहले 7 और 8 दिसंबर को होनी थी परीक्षा, लेकिन अब परीक्षा की तारीख 22 दिसंबर हो गई है। PCS की परीक्षा अब एक ही दिन होगी। 22 दिसंबर को अब ये परीक्षा होगी, जो पहले 7 और 8 दिसंबर यानी 2 दिन में होनी थी, लेकिन अब ये परीक्षा 22 दिसंबर को होगी। एक ही दिन में 2 शिफ्ट में होगी ये परीक्षा। इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं TV9 भारतवर्ष संवाददाता विपिन चौबे। विपिन, तो ये अब परीक्षा 22 दिसंबर को, यानी अब तारीख भी आ गई है, एक ही दिन में 2 शिफ्ट में होगी, ये भी तय कर लिया गया है। अभी क्या स्थिति है छात्रों का, इस पर की क्या प्रतिक्रिया छात्रों की? देखिए, 2 खबरें हैं। पहली खबर ये है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जो कल इस पूरे मामले में स्टेप बैक कर गया था, अब उसने छात्रों की तैयारियों को ध्यान में रखते हुए नई परीक्षा की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। और यूपी PCS की जो प्री परीक्षा है वो 7 और 8 दिसंबर के बजाय अब 22 दिसंबर को होगी। 2 पालियों में परीक्षा होगी, सुबह 9:30 बजे से लेकर 11:30 बजे तक, और दूसरी पाली 2:30 बजे से लेकर
4:30 बजे तक। और इस बीच खबर ये भी आ रही है कि जो छात्र अब भी डटे हुए थे, यानी आरओ और एआरओ की परीक्षा को जो 2 शिफ्ट में करने का विरोध कर रहे थे, उन्होंने भी अपना आंदोलन अब खत्म कर दिया है। ये खबर फिलहाल निकलकर सामने आ रही है। सरकार को एक बड़ी राहत, क्योंकि सरकार ने इस पूरे मामले में छात्रों की मांग को मानते हुए यूपी पीसीएस की जो प्री परीक्षाएं हैं उसमें 2 डे 2 शिफ्ट वाली थ्योरी को बिल्कुल नकार दिया था और स्टेप बैक करते हुए छात्रों की मांग को मान लिया था। लेकिन आरओ और एआरओ में समिति का गठन हो गया है और आरओ और एआरओ में वही यथावत जो पहले टर्म्स कंडीशन थे उसी तरह से परीक्षाएं होंगी। जी विपिन, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो अब पीसीएस की तारीख का ऐलान हो गया है। जो इम्तिहान है वो 22 दिसंबर को होगा, पहले 7 और 8 दिसंबर को होना था। देखिए ये विज्ञप्ति है जो जारी की गई है, जिसमें बताया गया है कि किस तरह से पहले 7 और 8 दिसंबर को जो प्रस्तावित थी परीक्षा पीसीएस की, वो अब 22 दिसंबर को होगी और 2 सत्रों में होगी, यानी 2 पालियों में कराया जाएगा इस परीक्षा को। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू ने हिजबुल्लाह के खिलाफ बहुत बड़ा प्लान बनाया है। ऐसा प्लान जिसके बाद मिडिल ईस्ट में तबाही आनी तय है। उधर हिजबुल्लाह पर आईडीएफ ने बहुत बड़ा अटैक किया है, जिसके बाद हिजबुल्लाह के वजूद पर बड़ा संकट मंडराने लगा है। हमले से बौखलाए हिजबुल्लाह के मुखिया नईम कासिम ने इजराइल को बड़ी धमकी दी है। जो बड़ी जानकारी आ रही है वो ये कि लेबनान के दाहिया में बहुत बड़ा हमला हुआ है। एयर स्ट्राइक में पूरी बिल्डिंग तबाह हो गई है दाहिया में। तो लेबनान के दाहिया में बहुत बड़ा हमला किया गया। जो एयर स्ट्राइक की गई, देखिए उसमें किस तरह से एक पूरी इमारत ध्वस्त हो गई। देखिए किस तरह से इस इमारत पर हमला किया गया, एयर स्ट्राइक की गई और पूरी इमारत कैसे ध्वस्त हुई। ये तस्वीरें आप दाहिया इलाके की देख रहे हैं। इजराइल की तरफ से लगातार देखिए किस तरह से बम वर्षा की जा रही है। सीधा एयर स्ट्राइक और उसके बाद एक इमारत जमींदोज। इजरायली हमलों से दहला है बेरूत। रिहायशी इलाके पर गिरी है इजरायली मिसाइल। मकानों के बीच सड़क पर गिरी है मिसाइल। हमले में कई मकानों को इसकी वजह से भारी नुकसान हुआ है। लेबनान में इजरायली सेना का कहर जारी है। इजरायली एयरफोर्स ने की है भीषण बमबारी। हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाया गया है। किस तरह से देखिए बमबारी की जा रही है। हिजबुल्लाह के जो ठिकाने हैं उन्हें निशाना बनाया गया है। लेकिन जानकारी इस वक्त ये मिल रही है कि इजराइल के साथ जंग में हिजबुल्लाह को भारी नुकसान हुआ है। हिजबुल्लाह को $800 करोड़ का नुकसान हुआ है। लेबनान में 1 लाख घर तबाह हो गए हैं। ये जानकारी वर्ल्ड बैंक द्वारा दी गई है। वर्ल्ड बैंक ने अपनी रिपोर्ट में ये दावा किया है कि हिजबुल्लाह को बड़ा नुकसान हुआ है। हिजब और हिजबुल्लाह के बीच 1 साल से ज्यादा समय से जंग जारी है। इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच लगभग 1 साल से जंग जारी है। लेकिन पिछले कुछ दिनों के दौरान इजराइल ने हिजबुल्लाह के ठिकानों पर जिस तरह से हमला किया, हिजबुल्लाह के ठिकानों पर नहीं, उस तमाम पूरे इलाके पर जो हिजबुल्लाह के कंट्रोल का इलाका है उस पर लगातार एयर स्ट्राइक्स की जा रही हैं। 800 करोड़ का नुकसान हुआ है। वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है। तो क्या हिजबुल्लाह हो जाएगा कंगाल? वर्ल्ड बैंक ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें वर्ल्ड बैंक की तरफ से कहा यह गया है कि इस जंग में हिजबुल्लाह को भारी नुकसान हुआ है। $500 करोड़ से ज्यादा का नुकसान है। 1 लाख से ज्यादा घर पूरी तरह तबाह हो गए हैं। भौतिक संरचनाओं को $340 करोड़ का नुकसान हुआ है। कहां कहां हमले हुए हैं ये भी देख लीजिए। हिजब सुरंग को निशाना बनाया गया, तेल डिपो को, हिजब के ठिकानों को, वाणिज्य, पर्यटन और कृषि के जो क्षेत्र हैं उनको निशाना बनाया गया है। इसके अलावा बड़ी बात यह है कि लेबनान के दक्षिण में सबसे ज्यादा तबाही हुई है। 81% घर बेरूत में, टायरे में, नबातिये में, सैदा में, मरजायून में भी थे जिनको निशाना बनाया गया और पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया। इस बीच युद्ध से जुड़ी एक और बड़ी जानकारी है कि रूस से मिले हथियारों ने हूती में गजब का आत्मविश्वास भर दिया है। बीते 3 दिनों से वो लाल सागर में बैलिस्टिक मिसाइलों से हमले कर रहा है। जिन अमेरिकी युद्धपोतों को हूती ने निशाना बनाया था उनकी आग अभी तक नहीं बुझी है। ऐसे में डर है कि हूती ने यहां दोबारा हमला किया तो इन अमेरिकी युद्धपोतों की जल समाधि तय है।
अब अमेरिका ने इनकी रक्षा के लिए मिडिल ईस्ट में F-35 फाइटर जेट्स को तैनात कर दिया है। लेकिन सवाल यह है कि क्या अमेरिका विनाश दूत बन चुके हूती को रोक पाएगा? اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. U.S. Central Command forces executed a series of precise airstrikes November 9 through 10 on multiple Houthi weapons storage facilities situated within Houthi-controlled territories in Yemen. अड़तालीस घंटे पहले हूती ने अरब सागर में जो किया वो हकीकत में अमेरिका पर हमला नहीं बल्कि अमेरिकी हमलों का जवाब था। हूती लड़ाकों ने अमेरिका की आन बान शान USS अब्राहम लिंकन को सफलतापूर्वक टारगेट कर अमेरिका को ललकारा और ये साफ कर दिया कि अमेरिका उसे कमजोर समझने की भूल ना करे। दरअसल पेंटागन के प्रेस सेक्रेटरी पैट राइडर ने खुद माना है कि अमेरिकी एयरफोर्स ने हूती के हमले से 2 दिन पहले उसके हथियार डिपो और कई अहम ठिकानों को टारगेट किया था। U.S. Central Command forces executed a series of precise airstrikes November 9 through 10 on multiple Houthi weapons storage facilities situated within Houthi-controlled territories in Yemen. These facilities housed a variety of advanced conventional weapons used by the Iran-backed Houthis to target U.S. and international military and civilian vessels navigating international waters in the Red Sea and Gulf of Aden. दावा है कि अमेरिका को हूती की बैलिस्टिक मिसाइल जखीरे का इनपुट मिला था, जिसके बाद यूएस एयरफोर्स ने हूती पर 12 स्ट्राइक की थी। हमलों में हूती के 8 हथियार डिपो तबाह कर दिए गए, करीब 15 जवान भी मारे जाने का दावा किया गया था। जिसके बाद हूती आग बबूला हो उठा और अमेरिकी हमले का जवाब दिया। हूती ने पहले अरब सागर और लाल सागर में अमेरिकी नेवी पर हमले किए। पहले USS अब्राहम लिंकन को चोट पहुंचाई, फिर कुछ घंटों बाद 2 डिस्ट्रॉयर भी तबाह कर दिए। हूती के हमले कितने जबरदस्त थे, इसका अंदाजा 24 घंटे बाद भी सुलगती अग्नि से लगाया जा सकता है। दावा है कि अरब सागर में मौजूद अब्राहम लिंकन पर लगी आग अभी तक बुझी नहीं है। युद्धपोत पर मौजूद फाइटर जेट्स को हटाया जा रहा है। वहीं लाल सागर में भी हूती ने 2 अमेरिकी डिस्ट्रॉयर को टारगेट किया था। इसमें से एक डिस्ट्रॉयर को काफी नुकसान पहुंचा है। इसे डूबने से बचाने की कोशिश लगातार जारी है। ये USS अब्राहम लिंकन का वीडियो है। दावा किया जा रहा है कि 24 घंटे बाद भी USS अब्राहम लिंकन के डेक पर लगी आग बुझी नहीं है। हेलीकॉप्टर से उसे बुझाने की कोशिश जारी है। USS अब्राहम लिंकन हूती की अमेरिका को सबसे बड़ी चोट मानी जा रही है। माना जा रहा है कि इस हमले के बाद पेंटागन से लेकर वॉशिंगटन तक मीटिंगों का दौर जारी है। बाइडेन प्रशासन और सैन्य अधिकारी इस बात से परेशान हैं कि उसने जिस शक्तिशाली युद्धपोत को इजराइल की रक्षा के लिए भेजा था, वो हूती के हमलों से क्षतिग्रस्त कैसे हो गया। समंदर में मिले इस जख्म से अमेरिका आग बबूला है। उसने हूती के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। यूएस ने हूती को रोकने के लिए F-35 फाइटर जेट तैनात किए हैं। अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में F-35 फाइटर जेट डिप्लॉय कर दिए हैं, जिन्हें खास तौर से हूती के मिसाइलों को रोकने का जिम्मा सौंपा गया है। ये अमेरिका के युद्धपोतों की रक्षा करेंगे, साथ ही व्यापारिक जहाजों पर हमलों को भी रोकेंगे।
इधर अमेरिका ने एक बार फिर हूती के ठिकाने और हथियार गोदामों को टारगेट करना शुरू कर दिया है। हूती पर हमलों का एक वीडियो भी अमेरिका ने जारी किया है। ये सना के आसपास का इलाका है। वीडियो में हूती का ट्रक माउंटेड रॉकेट लॉन्चर नजर आ रहा है। पास में एक हूती का लड़ाका भी मौजूद है। अमेरिकी ड्रोन मिसाइल दागकर इसे तबाह कर देता है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने अपने एक बयान में कहा, हमने हूती के अहम ठिकानों पर हमले किए हैं। उसके कई हथियार तबाह कर दिए गए हैं। हूती लाल सागर और अदन की खाड़ी के लिए खतरा है। वो लगातार वाणिज्यिक जहाजों को टारगेट कर रहा है। यह हमला हूती की क्षमताओं को कम करने के लिए है। हालांकि अमेरिकी हमलों के बाद भी हूती शांत होने के लिए तैयार नहीं। वो लगातार लाल सागर और अदन की खाड़ी में वाणिज्यिक जहाजों को टारगेट कर रहा है। बीते 24 घंटे में हूती ने एक व्यापारिक जहाज को तबाह कर दिया। वहीं उसने इजराइल पर भी बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया। इधर हूती अमेरिका और इजराइल पर हमले कर रहा है तो दूसरी तरफ इराक रेजिस्टेंस फोर्स ने भी इजराइल पर ड्रोन हमले शुरू कर दिए हैं। ये IELAT पोर्ट का वीडियो है जिसे इराकी रेजिस्टेंस ने टारगेट कर ड्रोन हमले किए। हालांकि इजरायली नेवी ने ड्रोन को टकराने से पहले ही तबाह कर दिया। इधर प्रॉक्सी के हमलों से ईरान भी उत्साहित है। उसने ऐलान कर दिया है कि वो इजराइल के खिलाफ रुकने वाला नहीं है। ما چشم در چشم شما دوخته ایم با شما تا آخر می جنگیم اجازه نمی دهیم। साफ है अमेरिका और इजराइल की लाख कोशिशों के बाद भी ईरानी प्रॉक्सी कमजोर नहीं हो रहे। वो हर वार का पहले से भीषण जवाब दे रहे हैं और यही ईरान की सबसे बड़ी ताकत है जिसे तोड़ पाना अमेरिका और इजराइल के लिए बेहद मुश्किल नजर आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट TV9 भारतवर्ष। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। बेरूत पर अभी अभी बहुत बड़ा हमला हुआ है। इजराइल के एयर स्ट्राइक से दहला है बेरूत। IDF के एयर स्ट्राइक से भीषण तबाही हुई है। IDF ने बुर्ज अल बर्जनेह में एयर स्ट्राइक की है। देखिए ये तस्वीरें सामने आई हैं इजराइल की एयर स्ट्राइक, और ये बस अब से कुछ देर पहले की एयर स्ट्राइक है। बेरूत एयरपोर्ट के पास ये भीषण बमबारी की गई है। इजरायली सेना ने ये एयर स्ट्राइक की है। देखिए हिजबुल्लाह के 30 ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की गई जिसमें ये एक ठिकाना था। इजरायली सेना ने एयरपोर्ट के पास, बेरूत एयरपोर्ट के पास हमला किया है। इसी से जुड़ी एक और तस्वीर सामने आई है। एक दूसरा वीडियो भी आपको दिखाते हैं। देखिए ये तस्वीर देखिए जिसमें धुएं का गुबार उठता हुआ दिखाई दे रहा है। ये बेरूत के एयरपोर्ट के ठीक पास का इलाका है। कहा यह जा रहा है कि हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाया गया और यहाँ ये जो बड़ा हमला हुआ है, से कुछ देर पहले ये हमला हुआ है। इसकी एक और तस्वीर देखिए। ये देखिए तस्वीर कैसे हमले में एक इमारत पूरी तरह से ध्वस्त हुई है। ये बेरूत एयरपोर्ट के पास की तस्वीरें हैं जहां पर एयर स्ट्राइक की गई है। और देखिए हम आपको एक चौथी तस्वीर दिखा रहे हैं। देखिए ये चौथी तस्वीर जिसमें ये धुएं का गुबार उठता हुआ दिखाई दिया उस इमारत से जो पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है। तो हम आपको ये एक एक कर 4 तस्वीरें, 4 वीडियोस दिखा रहे हैं जो कि बताते हैं कि किस तरह का ये भीषण हमला था। हिजबुल्लाह के 30 ठिकानों पर यह एयर स्ट्राइक की गई है। तो 30 ठिकानों को निशाना बनाया गया है। बेरूत एयरपोर्ट के आसपास के इलाके हैं जिसे निशाना बनाया गया है इजरायली सेना द्वारा। अब से कुछ देर पहले का ही है ये वीडियो। अब से कुछ देर पहले ही ये हमला किया गया है। इस बीच बेरूत के दाइया में भीषण बमबारी हुई है। इजरायली सेना ने एयर स्ट्राइक की है। इजरायली हमले में कई इमारतें पूरी तरह से तबाह हो गई हैं। देखिए ये जो हमला है ये बेरूत के दाइया में किया गया। ये जो इलाका है ये दाइया इलाका है बेरूत का जहां पर इजरायली हमले में कई इमारत तबाह हुई हैं। एयर स्ट्राइक लगातार जारी है। बम वर्षा की जा रही है इजरायली डिफेंस फोर्स द्वारा।
लेबनान पर बड़ा हमला कर रहा है इजराइल। क्या ये हिजबुल्लाह को ख़त्म कर देगा हमला? सीरियल अटैक हुए हैं। दरअसल 30 से ज़्यादा हमले किए गए हैं। बेरूत में सबसे ज़्यादा अटैक हुआ है। हिजब के ठिकानों पर हमले हुए हैं। कई लॉन्च पैड पर बमबारी की गई है। हिजब के कई टैंक इसमें तबाह हो गए हैं। कई बड़े लड़ाकों की मौत हो गई है, ऐसी जानकारी मिल रही है। तो क्या ये हिजबुल्लाह के खात्मे के लिए किए जा रहे हमले हैं? खास बात क्या है, जान लीजिए। एक हफ्ते में 140 से ज़्यादा रॉकेट लॉन्चर तबाह किए गए हैं इजरायली डिफेंस फोर्स द्वारा, और इसलिए कहा जा रहा है कि हिजबुल्लाह को बड़ा नुकसान हुआ है इस हमले में। नेतन्याहू और उनकी सेना सोच रही थी कि उसने विध्वंसक बमबारी कर जबरदस्त ग्राउंड ऑपरेशन चलाकर हिजबुल्लाह के खात्मे के कगार तक पहुंचा दिया है, लेकिन इजरायली सेना उस वक्त दंग रह गई जब हिजबुल्लाह ने इजराइल के खिलाफ नई और बड़ी जंग छेड़ दी। इजराइल हिजबुल्लाह के हथियार गोदामों और हथियार सप्लाई रूट को ध्वस्त कर चुका है। बावजूद इसके हिजबुल्लाह के हमले तेज हो गए हैं। तो सवाल यही है कि आखिर हिजबुल्लाह के हमले तेज क्यों हुए? उसके पास हथियार कहां से आए? इजरायली धरती पर वज्रपात। इजरायली शहरों में रॉकेट, मिसाइल और ड्रोन की बरसात। आईडीएफ के बेस में भड़की ये आग और विनाश इस बात का सबूत है कि हिजबुल्लाह फिर से ताकतवर हो गया है। बड़े नेताओं और कमांडर के मारे जाने के बाद भी हिजबुल्लाह ने एक बार फिर से खुद को मजबूत कर लिया है। जिस हिजबुल्लाह को इजराइल खत्म मानकर चल रहा था, वो कमजोर नहीं बल्कि और शक्तिशाली बन गया है। नईम कासिम की अगुवाई में हिजबुल्लाह के लड़ाके न सिर्फ एकजुट हो गए हैं बल्कि विध्वंसक हो गए हैं। तेरह नवंबर 2024 इसी तारीख को आईडीएफ ने लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ ग्राउंड ऑपरेशन का दूसरा चरण शुरू किया था, लेकिन पहले 2 दिन में ही इजरायली सेना को बड़ा जख्म मिल गया है। तेरह नवंबर को हिजबुल्लाह ने आईडीएफ के 7 सैनिकों को मार दिया, जबकि 14 नवंबर को हिजबुल्लाह के हमले में इजराइल के 6 जवान मारे गए। मतलब 2 दिन के अंदर ही इजराइल के 13 सैनिकों का अंत हो गया। हिजबुल्लाह ने सिर्फ लेबनान के अंदर इजरायली सेना को चोट नहीं पहुंचाई, बल्कि इजरायली धरती पर मौजूद आईडीएफ के बेस को भी बारूदी विस्फोट कर दहला दिया। हिजबुल्लाह ने इस बार तेल अवीव पर 8 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। आईडीएफ ने 6 मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर लिया, लेकिन 2 मिसाइलें विस्फोट करने में सफल रही। हिजबुल्लाह ने तेल अवीव में पहली बार हाकिरिया बेस पर हमला किया। यहां पर इजराइल के युद्ध मंत्रालय, जनरल स्टाफ का दफ्तर है। यहीं पर इजरायली वायु सेना का मुख्यालय है। हिजबुल्लाह ने इस बेस को कद्र 2 बैलिस्टिक मिसाइल से टारगेट किया। हमले में बेस को बड़ा नुकसान पहुंचा है। तेल अवीव में ही हिजबुल्लाह ने इजराइल के मिलिट्री इंडस्ट्रीज को टारगेट किया। हमले के बाद वहां भीषण आग लग गई। हिजबुल्लाह ने हदेरा में भी आईडीएफ के बेस के पास कई धमाके किए। नेतन्या में हिजबुल्लाह के हमलों की वजह से आग लग गई। केसारिया में रॉकेट धमाके की वजह से कई इमारतें बर्बाद हो गईं। इस वक्त एक और बड़ी जानकारी आ रही है, वो ये कि प्रधानमंत्री मोदी के हेलीकॉप्टर में तकनीकी खराबी हुई है। देवघर एयरपोर्ट पर हेलीकॉप्टर को रोकना पड़ा है। तकनीकी खराबी की वजह से उड़ान में देरी हो रही है। पीएम मोदी की दिल्ली वापसी में इसकी वजह से देरी हुई है। देवघर एयरपोर्ट पर हेलीकॉप्टर को रोकना पड़ा है तकनीकी खराबी की वजह से। इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ TV9 भारतवर्ष संवाददाता पॉलिटिकल एडिटर अमोद राय जुड़ गए हैं। अमोद, इस वक्त क्या जानकारी है, किस तरह की दिक्कत आई थी हेलीकॉप्टर में
और क्या अभी भी उसे दुरुस्त नहीं किया गया है? देखिए सुमेरा, जो जानकारी मिली है सूत्रों से, उसके मुताबिक प्रधानमंत्री के जो जहाज है उसमें टेक्निकल खराबी की वजह से उनको काफी देर तक वहाँ वेट करना पड़ा देवघर एयरपोर्ट पे, और उसको रेक्टिफाई करने के बाद उनका जहाज उड़ चुका है और वहाँ से निकल चुके हैं, ये जानकारी मिल रही है। लेकिन ये जरूर है कि उनके जहाज में खराबी आई थी, तकनीकी खराबी आई थी, और उसकी वजह से उनके जहाज को वहाँ वेट करना पड़ा। सुमेरा जी, बहुत शुक्रिया आमोद इस तमाम जानकारी के लिए। तो प्रधानमंत्री के हेलीकॉप्टर में कुछ तकनीकी गड़बड़ आई थी जिसकी वजह से उन्हें इंतजार करना पड़ा देवघर एयरपोर्ट पर। हालांकि अब तकनीकी खराबी को दुरुस्त कर लिया गया है, उड़ान उन्होंने भर ली है वापस दिल्ली आने के लिए, लेकिन इसमें कुछ देरी इस वजह से हुई क्योंकि हेलीकॉप्टर में तकनीकी गड़बड़ हुई थी और इसकी वजह से देवघर में पीएम को इंतजार करना पड़ा कुछ समय, जिसके बाद दुरुस्त किया गया इस तकनीकी गड़बड़ को और फिर हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरी है दिल्ली के लिए। और एक बार फिर युद्ध के मैदान से जो बड़ी खबर आ रही है वो आपको बता दें। लेबनान में हिजबुल्लाह को बड़ा नुकसान हुआ है। आईडीएफ ने हिजबुल्लाह की सुरंग को उड़ा दिया है। आईडीएफ के कंट्रोल ब्लास्ट का वीडियो भी सामने आया है। तो आईडीएफ की एयर स्ट्राइक में क्या हिजबुल्लाह तबाह हो जाएगा? हिजबुल्लाह पर हमलों का आंकड़ा जारी किया गया है। देखिए किस तरह के हमले हुए हैं अभी तक। 200 से ज्यादा हिजबुल्लाह के लड़ाके ढेर कर दिए गए हैं हमलों में। आईडीएफ के हमलों में 2 शीर्ष कमांडर भी मारे गए हैं। हमले में हिजबुल्लाह के कई लॉन्च पैड ध्वस्त हो गए हैं। एक हफ्ते में 140 से ज्यादा रॉकेट लॉन्चर तबाह हुए हैं। इजराइल ने कई टैंक ध्वस्त करने का भी दावा किया है। इजराइल को हिजबुल्लाह चीफ की बड़ी चेतावनी सामने आई है। इजरायली शासन की नींव हिला देंगे कहा नईम कासिम ने। लड़ाकों को लिखे लेटर में नईम कासिम ने वार्निंग दी है। इजरायली हमलों के बीच लड़ाकों का हौसला बढ़ाया है। नईम कासिम ने 100 से ज्यादा इजरायली सैनिकों की मौत का दावा किया जा रहा है। नईम कासिम ने जो चिट्ठी लिखी है अपने लड़ाकों को, इसमें उनका हौसला बढ़ाते हुए कहा है कि हम लगातार ये हमले करते रहे हैं और 100 से ज्यादा इजरायली सैनिकों को हमने मौत के घाट उतार दिया है। तो हिजबुल्लाह चीफ नईम कासिम ने धमकी दी है, इजराइल का खात्मा होगा ये कहा है। क्या कहा है सुनिए। हिजबुल्लाह चीफ नईम कासिम ने बड़ी चेतावनी जारी की है। नईम ने कहा है कि इजरायली शासन की हम नींव हिलाकर रख देंगे। रेजिस्टेंस की ताकत दुश्मन को हरा कर रहेगी। लड़ाकों को लिखे एक लेटर में नईम कासिम ने ये वार्निंग दी है। इजरायली कब्जे वाले इलाकों को वापस लेकर रहेंगे। जंग के बीच हिजबुल्लाह लड़ाकों का हौसला बढ़ाया है इस चिट्ठी के जरिए। हिजब के हमलों में ये कहा है, इस चिट्ठी में दावा किया गया है कि 100 से ज्यादा सैनिकों की मौत हो गई है। इजराइल के 1000 सैनिकों के घायल होने का दावा भी नईम कासिम ने किया है। अरब में छिड़े जंग की वजह से इजराइल के खिलाफ दुनिया भर में गुस्सा बहुत बढ़ गया है। कई देशों में तो अरब और यहूदियों में जंग शुरू हो गई है। कई मुस्लिम देशों ने इजराइल का बहिष्कार करना शुरू कर दिया है। दुनिया भर से जो रिपोर्ट और तस्वीरें आ रही हैं वो इस बात का सबूत है कि अरब देश इजराइल के खिलाफ एकजुट हो रहे हैं। सवाल यही है कि ऐसी स्थिति में अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप क्या करेंगे, उनकी नीति क्या होगी? ये नीदरलैंड्स के एम्स्टर्डम की तस्वीरें हैं। यहां अरब मूल के लोगों और यहूदियों के बीच एक बार फिर जोरदार झड़प हुई। एम्स्टर्डम में एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी हुई, झड़प और हाथापाई की गई। एम्स्टर्डम की तरह ही पेरिस में भी जबरदस्त बवाल हुआ। दोनों गुट एक दूसरे के खिलाफ उत्पात मचाने लगे तो हालात बेहद खराब हो गए। स्थिति बेकाबू हुई तो पुलिस को मोर्चा संभालना पड़ा। पुलिस ने लाठी चार्ज किया, आंसू गैस के गोले छोड़े गए। बावजूद इसके भीड़ काफी देर तक बवाल काटती रही। नीदरलैंड से लेकर फ्रांस तक अरब मूल और यहूदियों की जंग बेहद तेज हो गई है।
इजराइल के खिलाफ दुनिया भर में गुस्सा बढ़ता जा रहा है। इजराइल विरोध की ये लहर लगातार बड़ी होती जा रही है। तुर्की ने तो इजराइल से अपना सभी रिश्ता खत्म कर दिया है। 13 नवंबर को इस बात की घोषणा खुद तुर्की के राष्ट्रपति ने की। İnsani yardımların dahi Gazze'ye ulaştırılmasına tahammül edemiyor. Sevk edilen yardım malzemelerini aylardır Mısır'da bekletiyor. Bir yandan acil ateşkes sağlanmasına odaklanırken रियाद में ओआईसी की बैठक में सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद ने भी इजराइल के खिलाफ सख्त तेवर दिखाए। لكن ما قيمة هذه الحقوق بمجملها عندما لا يمتلك الفلسطينيون أساسها وهو حق الحياة؟ ما قيمة أي حق يعطى في أي مكان من العالم في أي مجال من المجالات للأموات؟ هذا يعني أنه مع أهمية العمل من أجل استعادة الحقوق الشرعية كافة، فالأولوية حاليا هي لإيقاف المجازر، هي لإيقاف الإبادة، هي لإيقاف التطهير العرقي। जाहिर है अरब और मुस्लिम देशों का सब्र टूट रहा है, उनका गुस्सा भड़क रहा है। अब सवाल यही है कि अमेरिका अरब के क्रोध को कैसे शांत करेगा। क्या अमेरिका जंग से अपने कदम पीछे खींचेगा या अब अरब के समीकरण बदलने जा रहे हैं? इन सवालों का जवाब तो भविष्य में मिलेगा, लेकिन सच ये है कि इजराइल रुकने वाला नहीं है। दुनिया भर में हो रहे विरोध प्रदर्शन और ग्लोबल क्रोध से बेपरवाह इजरायली सेना गाजा और लेबनान में भीषण हमले कर रही है। चौबीस घंटे के अंदर गाजा में इजराइल ने जबरदस्त बमबारी की। इस बमबारी में 1 दर्जन से ज्यादा लोग बेमौत मारे गए। इजराइल के ये हमले इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि इजराइल अमेरिका की बात भी नहीं मानेगा। वो हमला तब तक जारी रखेगा जब तक कि हमास का संपूर्ण खात्मा नहीं हो जाता। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। न्यूजीलैंड की संसद में गुरुवार को जमकर बवाल हुआ, जहां सबसे युवा सांसद हाना रावहीती ने एक बिल का ऐसा विरोध किया कि उनका वीडियो वायरल हो गया। दरअसल सांसद हाना ने जोशीले माओरी हाका डांस कर एक बिल का विरोध किया। ये विधेयक ब्रिटेन और माओरी के बीच की एक संधि से जुड़ा है। तो देखिए किस तरह से विरोध किया गया। 14 नवंबर को सांसद जब संधि सिद्धांत विधेयक पर मतदान करने के लिए एकत्र हुए तो 22 वर्षीय सांसद हाना ने पारंपरिक माओरी हाका डांस करते हुए विधेयक की एक कॉपी फाड़ दी। सदन के अन्य सदस्य और गैलरी में बैठे दर्शक हाना रावहीती के साथ हाका डांस करने लगे, जिसके कारण स्पीकर ने सदन के सत्र को कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया। देखिए किस तरह से सांसद हाना ने माओरी डांस कर पारंपरिक तरीके से इस डांस को किया जाता है, उस डांस को कर अपने विरोध को दर्ज कराया था। और अब एक बार फिर बात करते हैं देश की राजनीति की। देश में इस वक्त महाराष्ट्र में चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हैं। गृह मंत्री अमित शाह महाराष्ट्र के दौरे पर हैं। अभी यवतमाल में वो एक जनसभा को संबोधित कर रहे हैं।
हो जाएगा। हर लड़की बहन को 2 गैस के सिलेंडर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। 3 लाख तक का किसानों का ऋण माफ होगा और किसान सम्मान निधि 12,000 से बढ़ाकर 15,000 कर दी जाएगी। वृद्धावस्था पेंशन, दिव्यांग पेंशन, विधवा पेंशन 1,500 से बढ़ाकर 2,100 करेंगे। 45,000 गांवों में पादन रास्ते बनाएंगे। 10 लाख प्रतिभावान युवाओं को 10,000 रुपया मासिक ट्यूशन फीस देंगे। आंगनवाड़ी और आशा कार्यकर्ता को 15,000 मासिक तनख्वाह और 5 लाख तक का बीमा फ्री ऑफ कॉस्ट देने का काम हम करेंगे। बिजली बिलों में 30% कम करेंगे। महाराष्ट्र में $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था करेंगे। किसान खाद खरीदेगा, ट्रैक्टर खरीदेगा, पेस्टिसाइड खरीदेगा, बीज खरीदेगा। इस पर SC/ST को माफ कर दिया जाएगा, कोई टैक्स नहीं लगेगा। भाइयों बहनों, अभी मोदी जी 5 किलो अनाज दे रहे हैं गरीबों को। इसके साथ ज्वार, चावल, मूंगफली का तेल, नमक, चीनी, हल्दी, सरसों, जीरा और लाल मिर्च का पाउडर भी देंगे। लाडली बहनों, आपकी रसोई में अब कुछ बाकी रहा है क्या? जोर से बोलो, रहा है क्या? मोदी जी ने महाराष्ट्र की बहनों की रसोई को पूरा 365 दिन चूल्हा जलाने का इंतजाम किया है। भाइयों बहनों, और एक शिवाजी महाराज ने महाराष्ट्र में जो किले स्थापित किए हैं, वो किलों के रख रखाव के लिए हम एक किला प्राधिकरण बनाएंगे और 2,000 करोड़ से किलों का रख रखाव करने का काम करेंगे। भाइयों बहनों, अभी अभी कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले को ये उलेमा सारे मिले। उलेमाओं ने उनको कहा कि देखो भाई, हम आपको वोट तो देंगे मगर हमारे काम करना पड़ेगा। पटोले साहब ने कहा कर देंगे, बताइए क्या करना है।